Okay, good morning, friends. Welcome you all to CSC Edge and Socratic Debates channel on Telegram. So, today we all have assembled here to discuss previous year questions for prelims 2022 exam, and we are doing subject wise previous year questions. Last time we had finished economy previous year questions, and this is a part of larger plan of rapid revision program of our channel. So, today onwards we are starting with polity previous year questions. ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. कैन समबडी रीड प्लीज? ए लेजिस्लेशन, क्वेश्चन ऐसा है, ए लेजिस्लेशन विच पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ लीजिए ना, कोई ठीक है, ठीक. मतलब पूरा भी पढ़ने, पूरा वर्बेटिम पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो आपको अगर एसेंस पूछना है तो पूछ लीजिए बस किसी भी तरीके से ना. ठीक है, एक दो तो पढ़ लेता हूँ, फिर ओपन हो जाएगा. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates one of the following articles of the Constitution of India. तो इसका की टर्म यदि हम लोग इनसर्किल करें तो लेजिस्लेशन बात आती है, फिर कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बात आती है, फिर अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर की बात आती है इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ. यानी कुल मिला के ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाएंगे. जितना ज़्यादा डिस्क्रिशन लगाएंगे, अनकंट्रोल्ड है तो रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करेंगे. आर्टिकल 14 हो जाएगा ना इस तरह से. हाँ, उसको कॉन्ट्ररी में जाएंगे. रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ जो लिखा है वो करो, उसका रिजल्ट क्या रहा है उस पर फोकस नहीं करना है और उसके विजडम पे ट्रस्ट करे. यदि लॉ खराब है तो लेजिस्लेशन उसको फिर समझते हुए खुद ही लॉ को मॉडिफाई कर देगी, है ना. तो यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर एंड कंट्रोल नहीं होना चाहिए. चलिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, पूछिए. इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो डी ऑप्शन भी हो सकता है. 44 सेपरेशन ऑफ पावर है. तो ऐसे तो मोंटेस्क्यू ने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर 3 में, लेकिन हमारे यहाँ ना वो जीपीएस में है. 44 वो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. अच्छा, यूसीसी है. सर मैं भूल गया, 50 का याद आ गया. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से कैसे जोड़ रहे थे आप? हाँ, फिर तो नहीं होगा. 32 का क्यों नहीं है सर? 32 क्यों नहीं है, मतलब क्या लगता है आपको? वैसे तो फिर हर क्वेश्चन हो जाएगा क्यों नहीं है. जो बेस्ट सुटेबल आंसर है ये भी तो रहता है ना क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ. यदि वैसे देखेंगे तो मोस्ट सुटेबल, कि जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है उसको मानना है. 32 तो आपको सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, सुप्रीम कोर्ट को है. जबरदस्ती आप अपने मन से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन आ रहा है. तो सर वो 32 वैसे भी आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए. मतलब ऐसा नहीं कहता कि वोलेट है, नहीं वोलेट है, वो सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगा. आर्टिकल 14 जबकि सीधा कहता है कि ये लेजिस्लेशन मतलब इक्वलिटी के खिलाफ है, तो ऐसा. हाँ, कहने का मतलब है सर कि टू मच नॉलेज टू मच कंफ्यूजन. तो बात यह है कि आपने आर्टिकल को पढ़ा और उसमें अपना नॉलेज घुसा दिया, अपना सब्जेक्टिव व्यू घुसा दिया ना. दैट्स वाई वो 32 भी दिख रहा है, 44 भी दिख रहा है. आपको जो पढ़े ना बुक में एज इट इज लीजिए और उसी के रेफरेंस में रखिए, अपना मत रखिए, अदरवाइज कंफ्यूजन आएगा. ये रूल ऑफ लॉ है, डिस्क्रिशनरी पावर रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करते हैं. इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर भी एनालाइज करते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं कि उनका डिस्क्रिशनरी पावर जो है क्या रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, तो वहाँ भी बोलते हैं नहीं, थोड़ा तो होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर. हाँ सर, चलिए. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हिच ऑफ द प्रिंसिपल? पहला दिया है राइट टू इक्वलिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम एंड फेयर स्टेटिंग. तो कंसंट्रेशन तो डीपीएसपी में आर्टिकल है ना. हाँ, 39 में सर ये आर्टिकल. हाँ, 30 बी और सी. हाँ, इसीलिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वगैरह किया गया था. राइट सर. ठीक है, इसमें तो मुझे डाउट नहीं लग रहा है. और किन्हीं को कुछ बोलना है? अगला दिया है कि राइट टू प्रॉपर्टी का पोजीशन पूछा है इंडिया में प्रेजेंटली क्या है. पहला दिया लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली. सेकंड दिया लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन.
थर्ड है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, फोर्थ दिया है neither fundamental nor legal। ये डी ऑप्शन तो सबसे पहले जाएगा, सी ऑप्शन फंडामेंटल राइट रहा नहीं, डी भी चला जाएगा, उसी के साथ राइट लीगल देखेंगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ही गया। अब बच्चा ए बी, उसमें अब ये देखना है सिटीजन्स को है कि नहीं, एनी पर्सन को है नहीं। यदि रिवीजन रहेगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि कुछ राइट्स सभी को मिलते, कुछ ओनली सिटीजन, तो ये सभी को है। और जनरल इन्फ्रेंस यदि इधर उधर से दिमाग लगाएंगे तो हमारे अक्षय कुमार कनाडा के हैं, आलिया भट्ट इंग्लैंड की हैं, ये सबको मिला हुआ है, तो फिर एनी पर्सन को तो है लीगल राइट, नहीं तो वो यहाँ पर आके काम कैसे करते, भाग जाएंगे फिर। और ऐसे भी रूल ऑफ लॉ है। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है ना, न्यू लिबरल पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट में बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए उनके राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लीगल सैंक्शन दे रखे होते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा है। 300 में लिखा हुआ ना एनी पर्सन लिखा हुआ है, ऐसे कोई सिटीजन वगैरह कुछ लिखा ही नहीं हुआ। हाँ सही है। हाँ, रिवीजन रहेगा तो वही बात है, डायरेक्ट बन जाएगा। Right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? Article 15, Article 19, Article 21 और 29? आर्टिकल 21। हाँ, ये डायरेक्ट है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। अब ये 21 को पकड़ रखे स्वामी जजमेंट में आता है। हाँ मैम। यस। अच्छा, ये आर्टिकल 21 को अच्छा खासा पकड़ रखे यूपीएससी वालों ने, बार बार लाते रहते। तो जहाँ भी आपको लगे कि हमारे लाइफ जिनमें ह्यूमन डिग्निटी के लिए अच्छा है, हमारे लिबर्टी के लिए अच्छा है, तो आर्टिकल 21 वो आ ही जाता है, इंटरपोलेट होकर, एक्स्ट्रापोलेट होकर। और आर्टिकल 21 को बहुत एक्सपेंशन किया है जुडिशरी हमारा, तो उसके हिसाब से हर अच्छी मीनिंग इसमें अटैच हो जाती है, और ओपन एंडेड आर्टिकल है। ठीक है। ये राइट टू मैरी वाला एक दो साल पहले इन्होंने इधर ही सेट होगा ना, इसीलिए बोला था जी। Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Committed judiciary. पहला दिया कमिटेड जुडिशरी, सेकंड है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, थर्ड है इलेक्टेड गवर्नमेंट, फोर्थ दिया ये लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो पहला ए भी तो एकदम से अपोजिट है। हाँ बिल्कुल। कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी कमिटेड टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर कमिटेड जुडिशरी का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव के प्रति कमिटेड, जो प्रधानमंत्री बोलेगा वही मैं करूंगा। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है हमारे कंट्री में। इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसे चला, थोड़ा बहुत बोली थी वो कैसे ऐसा होना चाहिए। जी जी। तो ये दोनों तो गया, ए बी, बचा सी डी। तो इसमें कंफ्यूजन है, आंसर भी डिबेटेबल हो सकता है। और ऐसे ज़्यादा बेसिक्स पे जाएंगे तो वही सेपरेशन ऑफ पावर जो मोंटेस्क्यू ने दिया था, उसी को हम लोग डीपीएसपी में लाए थे, और सीआरपीसी 1973 में भी, तो उसी का है। कमिटेड जुडिशरी सर कैसे, मतलब आपने एलिमिनेट किया? कमिटेड जुडिशरी का डिफिनीशन आप समझ लीजिएगा। कमिटेड का मतलब होता है कमिटेड टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा। वो कमिटेड टुवर्ड्स कोई वैल्यू नहीं है। अभी भी चल रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि जुडिशरी कमिट हो गई है, जैसे कि आधार वाला हो गया, कोई भी सीबीआई के बीच में इंटरफेयर कर रही है कि सीबीआई को ये केस लगा है ना सीबीआई का। हाँ, ऐसे तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी भी आ सकता है अगले साल, या कमिटेड लेजिस्लेचर भी आ सकता है, समझे ना। आप ऐसे याद कर लो, समझ लो, जैसे कमिटेड हो जाता है ना लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति, अब तीसरे के प्रति नहीं सोचेंगे, जो बोलेगा वो अपना हार्मोनी क्रिएट कर लेंगे। तो हम तो सेपरेशन चाह रहे थे, वो तो और कमिटेड हो गए, घुस गए एक दूसरे के लिए। ओके सर। ये वाला कमिटेड है। जुडिशरी वाला टर्म लक्ष्मीकांत में दिया था क्या? ये शायद होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये अब ना इसका नेचर शिफ्ट कर रहा है ना पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कंसेप्ट की तरफ। इसी का वो रिफ्लेक्शन है इस क्वेश्चन में। ये जो 12th वाली एनसीईआरटी है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाली, वहां दिया है, जो पॉलिटिक्स हुई थी अपने 50 के बाद वाली, वो उसमें दिया हुआ है, इंदिरा गांधी के टाइम में वहां दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज इसमें और भी ढेर सारा बोलने के लिए बच जाता है। ठीक सर। वही बोल रही थी ना कि सोशल जस्टिस करने के लिए ना जुडिशरी को भी हमारे प्रति कमिटेड होना चाहिए, नहीं तो ये बार बार राइट टू प्रॉपर्टी उठा के हटा दे रहे हैं हमारे सोशल जस्टिस वाले एक्शंस को, इसलिए हो रहा ये सर एक डेफिनेशन है, गूगल से पढ़ रहा हूँ। कमिटेड जुडिशरी रिफर्स टू जुडिशरी व्हिच इज कमिटेड टू अपहोल्ड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इन द पावर बाय इंटरप्रेटिंग द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वे पैलेटेबल टू द गवर्नमेंट इन पावर। गुड, वेरी गुड।
ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? First है right against exploitation, second right to freedom, third right to constitutional remedy, fourth right to equality. डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड है ये, हाँ फ्लैट ही होता है। इक्वलिटी है ना, गलत मार दिया था हमने हड़बड़ी। पहला ऑप्शन देखा, मार दिया। ये डायरेक्ट ये 2020 का क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ हाँ, वही बताया। अगला है Visible है सर? पढ़ो पढ़ो। Other than the fundamental rights, which of the following parts of Constitution of India reflects the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights 1948? First, preamble, second, DPSP, third, fundamental duties. यूडीएचआर जो है 1948 का, यूनाइटेड नेशंस का, उसमें बहुत सारे आइडियल्स हैं। आप पढ़िएगा तो भी, नहीं पढ़िएगा तो भी, वाट एवर यू कैन इमेजिन इट विल बी देयर विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। वही बात आती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट उससे जस्ट पहले ही बना था और उसके बाद भी बनता रहा, तो ऑब्वियसली है कि वो चलता रहेगा। उसके वैल्यूज आए हैं, हमारे यहाँ में आए हैं। तो प्रियम्बल में तो डायरेक्ट है, यदि आप ह्यूमन डिग्निटी देख लें, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सब कुछ है। डीपीएसपी में भी है हमारा, यहाँ तक कि फंडामेंटल ड्यूटी में है, जब हम बोलते हैं कि रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ आवर वुमेन्स, ये सब है। हम तो कंपैशन टुवर्ड्स वुमेन, एनिमल का भी बात करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स का वाला सारा आएगा उसमें, यदि ऐसे देखेंगे तो इजीली है। अब आप सोचेंगे कि पूरा प्रोग्राम मिलाऊंगा तो हो गया। इसका ऑफिशियल आंसर भी डी है सर इसका। हाँ हाँ, ये इजीली हो जाता है जी। जब हम लोग वो पॉलिटी में पढ़ते थे लक्ष्मीकांत में कि मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, कि ये बस मैक्सिमम डेमोक्रेसी में नहीं है, सिर्फ 2-3 डेमोक्रेसी में ही है, जैसे जापान, इंडिया और आयरिश। ये एफडी जो है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो सोशलिस्ट कंट्री का, कम्युनिस्ट कंट्री का है, वो ड्यूटी पे फोकस करते हैं, इसलिए वो बात है। यूएसएसआर मतलब उसमें मैन है, और जापान एक सिंगल डेमोक्रेसी है शायद, जहाँ पे ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। उस हिसाब से अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मिलाएंगे तो फिर ऐसा लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं है, बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो जब है तो है। बात ये, फिर से अपना वाला दिमाग मत लगाएंगे, नहीं तो फिर वही ओवर थिंकिंग हो जाएगा। एक डाउट था, जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसका ऑफिशियल आंसर क्या बी है क्या डी है? उसका पिछला वाला क्वेश्चन, इसका ऑफिशियल आंसर है कि इसका आंसर राइट टू फ्रीडम में है ना शायद, ये देख लीजिए। खोल लो, मेरे कोई उसमें देख ले। आर्टिकल 17 है ना अनटचेबिलिटी वाला। आर्टिकल 17 तो वैसे भी इक्वालिटी में आता है ना, तो फिर राइट टू फ्रीडम कहाँ से हो गया? राइट टू फ्रीडम स्टार्ट ही 19 से होते हैं ना, तो वो गलत दिया है, वो बी जो है ना गलत दिया है। गलत है, यहाँ पे डी हो जाएगा, टाइपिंग है। हम लोग तो बी डी बात की है ना, उसने, हमने उसका आंसर देखा ही नहीं शायद। नहीं देखा था हमने। Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? Again, Article 19, 21, 25, 29. 21। इसमें कुछ खास नहीं है, अभी हो गया ना, ये चलेगा आगे। ये हाडिया केस वाला कारण उन्होंने उठा लिया। As per the recent amendments to the Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on the forest areas. First statement है ये। Second, as per Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Right Act 2006, bamboo is a minor forest produce. Third statement, the Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Right Act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. ये देख लीजिए 3 स्टेटमेंट क्लियरली।
इसको तो देखना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट याद ही नहीं है। यदि किन्हीं को है तो पता है तो बताइए इस पे। सर वो एक मतलब न्यूज में था ना 2019 में 2018 में कि बम्बू को ट्री की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो ग्रास है। और फॉर दैट मतलब जो विलेजर्स हैं वो लोग बम्बू को बिजनेस बम्बू का मतलब एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मान के बिजनेस कर सकते हैं, उगाएं और काटें, मतलब डिफोरेस्टेशन कर सकते हैं उसका फिर ऐसा। कोई और एक्सप्लेन कर देते क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है इस पीडीएफ में। ये मुझे लग रहा है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑप्शन बी में बोला है ना, वहां पे कुछ इनको चेंज किया ना एक्ट वगैरह में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। स्टेटमेंट 2 शायद सही लग रहा है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो यदि याद है किन्हीं को पता है तो बोलिए, अदरवाइज वो सर्च करे क्या गूगल, नहीं तो फिर आंसर देख लेंगे तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। क्या करना है सर? गूगल कर लो यार। देखो मतलब एक्चुअली इस सेशन का पर्पज ये नहीं है कि हम आंसर्स देख ले, पर्पज इज टू रिवाइज कंटेंट एंड अप्लाई सम स्ट्रेटेजीज। मतलब जो भी अपना बेसिक कोर्स जो अपन ने किया ना उसको रिवाइज करने का है। तो मतलब आई वुड से अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए तो भी चलेगा, बट साइड बाय साइड गूगल करते रहो, अपने बुक्स खोलो, अपनी जो भी है मतलब अपने नोट्स वगैरह देख के उसमें से ढूंढ लो कहीं भी कुछ मिल रहा है तो। सही स्लो चलेंगे, कोई इशू नहीं है, ज्यादा फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। हम कंटेंट ओरिएंटेड कर रहे हैं अभी। सर वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर करेंगे तभी लोकल ट्राइबल्स को उसका राइट होगा ना उसको फेल करने का। तो कोई स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर नहीं रहा है, डी होना चाहिए इसका आंसर। थर्ड स्टेटमेंट सीम्स ओके। सेकंड, बम्बू इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी सही हो सकता है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑन द फॉरेस्ट एरिया लिखा हुआ है, मतलब राइट टू फेल द ट्री बम्बू ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज, तो बी ऑप्शन भी हो सकता है। आंसर देखना है क्या सर? देख लो। बी ही है इसका आंसर सर। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है सर इसका। ओके। कहीं एक्सप्लेनेशन मिल सकती है सर इन पीवाईक्यू की तो बेटर है, कोई खोल ले अपने मोबाइल या पीडीएफ उधर। खोज रहा हूँ लेकिन मुझे डायरेक्ट मिल नहीं रहा कहीं, ये इधर उधर वाला चीजें मिल जा रही है उसमें। और मिल रहा है, मैं देखता रहूँ एक बार। ये नॉन फॉरेस्ट एरिया दिखा रहा है, पहले में नॉन फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए ना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हाँ कुछ। वो थोड़ा सा लॉजिक ऐसे लग रहा था, फॉरेस्ट एरिया मतलब, तो उसके वजह गलत है। उसको They अमेंड can करना fell bamboo in their traditional lands, not in forests. अमेंडमेंट यही हुआ था ना कि जो बैम्बू रहेगा, हाँ ये जो फर्स्ट में है ना, बैम्बू ग्रोथ नॉन फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए यहाँ पे। अमेंडमेंट यही हुआ था कि आप वहाँ पे उगा सकते हो तो भी तो वो फॉरेस्ट नहीं है, अदरवाइज फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू होगा तो वो फॉरेस्ट होगा। बाकी स्टेटमेंट ठीक। ठीक सर।
सर 21 और 20 वाले निकाल लीजिए, अगले जो पार्ट में दिए हुए हैं, 18 में जा रहे हैं हम लोग ना। मतलब इतना कम था क्या इसमें? मतलब ये सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखे ना इन्होंने, फंडामेंटल राइट्स वगैरह के अलग दे रखे होंगे, अच्छा अच्छा पार्लियामेंट अच्छा। अच्छा ऐसा है क्या सर? तो अब क्या सर, हम क्वेश्चन वाइज ना चले सर? दृश्यम सर, मॉडल्स ऑपरेंडी क्लियर कीजिए, प्लीज इनलाइटन कीजिए, फिर से हम लोग फंस गए। उन्होंने तो बोला था ना कि वो ईयर वाइज चलेंगे हम लोग, 2 साल का 20 और 21 का देख लेंगे। हाँ सही, तो ठीक है 20-21 का देख लेते फिर चलेंगे, सही बात, नहीं तो फिर ये लास्ट जाना ठीक है पड़ेगा। ठीक चलिए सर, मैं देख लें। ये है सर। हाँ बस ऐसे कर लो। हाँ एग्जैक्ट स्टेटस बनाना है, स्टे वो बताना है, मतलब स्टेटस बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 26 जनवरी 1950 का क्या था भाई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सेकंड ऑप्शन है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, थर्ड है सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, और फोर्थ है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें सर मेरा एक डाउट है कि ये तो मैक्सिमम कोचिंग के आंसर की में इसका आंसर ए ही दिया है, बट ऐसा तो था नहीं कि जब तक प्रियम्बल में वर्ड सेकुलर एडेड नहीं था तब तक इंडिया सेकुलर नहीं था। इनहेरेंटली तो इंडिया सेकुलर तब भी था ना सर। तो इसका आंसर सी भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कोचिंग के आंसर की में आंसर ए ही दिया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर इसमें दीजिए। आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ मेरे हिसाब से बी है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। क्योंकि एक्सप्लिसिटली में किया था 1976 में, तो इसलिए सोशलिस्ट और सेकुलर हटा देंगे। ऑप्शन डी में जो सोशलिस्ट और सेकुलर है वो हटा के चेक करेंगे, तो ऑप्शन बी ही बन रहा है। और तो सर वही आप था बोल पहले। रहे हो कि हाँ कि हम लोग सेक्युलर थे उस टाइम, फिर सोशलिस्ट भी तो थे, फिर सोशलिस्ट भी होना चाहिए उस हिसाब से। तो आप जिस हिसाब से लॉजिक वो लगा रहे हो। नहीं हम लोग सोशलिस्ट एज अ फिलोसफी है, बट सेकुलर जो थे हम लोग, ऐसा तो नहीं था कि कभी मतलब ये जो रिलीजन है उसमें वो करते थे डिफरेंशिएट, बट सेकुलर तो हमने वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट तो हमने अडाप्ट किया, मान लो बाद सर में। समझ गया सर, वो समझ गए, कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि हम लोग टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन की जगह अपना सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन घुसेड़ दे रहे, इसके कारण आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। नहीं, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी सही है सर, बट क्या है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वो जानते हुए कहाँ से सोर्स उठानी है। जो मेंशन किया हुआ उस टाइम प्रियम्बल में मुझे लगता है वो शायद उसके बारे में ही पूछ रहा है। डायरेक्ट प्रियम्बल से एग्जैक्ट वर्ड लिखा है ना, एग्जैक्ट वर्ड आप ही के लिए लिखा है कि एग्जैक्ट क्या है प्रियम्बल में। ठीक है आगे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था जिसमें था कि प्रोविजन है क्या जुडिशियल रिव्यू का, तो नहीं है, तो नहीं है। इनहेरेंट तो हर चीज है, इनहेरेंट तो ऐसा निकलेगा कल जुडिशरी आके फिर से जुडिशियल इनोवेशन लाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ है, नहीं है। तो हमें नहीं घुस रहना, जुडिशरी पे छोड़ दीजिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को, अपने पे नहीं, और नहीं तो With क्वेश्चन गलत हो reference जाएगा। to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. First. Second, a citizen by birth only can become the head of state. Third, a foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. तो इसमें फर्स्ट seems okay, second wrong, थर्ड तो गलत है ना, क्योंकि हम उसको कर थर्ड सकते तो हैं। थर्ड भी wrong है, तो फर्स्ट ओनली सर। सेकंड कौन कौन कैसे से गलत? सर्कमस्टेंसेस छीन लेते हैं थर्ड वाले, बताओ कोई किस ग्राउंड पे छीन लेते हैं? सर वो मतलब इनकेस किसी खुद छोड़ दे, फिर से खुद छोड़ दे, या दूसरे देश की एक्वायर्ड कर ले, ऐसा हो सकता है। तो वो किसी रॉन्ग एक बेस दो पे सिटीजनशिप एक्वायर्ड किया होगा तो भी कैंसिल हो जाएगा। नवीन सर बताना क्या थर्ड का ऑप्शन क्या है? थर्ड का मतलब जो मतलब किस ग्राउंड पे गवर्नमेंट सिटीजनशिप ले सकती है वापस? यही जो दशरथ सर ने बोला है ना, वही दोनों ही ग्राउंड है, दोनों तीनों जो भी बोला। ठीक, तीन है, आप दूसरी एक कंट्री टर्म से छोड़ दो, कर ले, या फिर दूसरी कंट्री का एक्वायर कर ले, तब भी सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा। यही सब है। फर्स्ट तो ठीक ही है, क्योंकि एक सिटीजन ही है अपन के यहाँ पे। यूएस में है ना 2, और कहाँ पे है 2? स्विट्जरलैंड में 3 है सर, ऑस्ट्रेलिया में 2 है सर। कहाँ और अपन के यहाँ पे
3 कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अच्छा अच्छा। वहाँ मतलब म्यूनिसिपैलिटी की है, कैंटोनमेंट की है और एक नेशन की भी है, तीनों है। ओके ओके, तो वेलफेयर फ्रेंड्स स्टेट मैंने इतना लिखा है, मतलब हम्म इंडिया को कौन सा प्रोविजन बोलता है? डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रीएम्बल है और शेड्यूल 7 है। हाँ, ये तो सिंपल ही है ना। जी। चलो कंसीडर द फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स बताना है। The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. Second, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. हाँ, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात जो है वो वाली जो आई थी कि टेक्सचुअल लेना है, अपने से नहीं लगाना दिमाग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर, तो नहीं करता, ये हमारा जुडिशरी ने कर दिया। और ये अथॉरिटी सिर्फ जुडिशरी का है, हमारे पास नहीं है एज ए कैंडिडेट और स्टूडेंट। जज बनेंगे फिर करेंगे। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड, तो प्रोवाइड करता है, व्यवस्था करता है। हिंदी में देखिएगा तो इसका आएगा व्यवस्था करता है, लेकिन लिखता नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू है। व्यवस्था कैसे करता है? अंडर आर्टिकल 13 कि आप देख लेना, इस पे होगा तो गड़बड़ है। ये इसलिए ये वर्डिंग दोनों लगता है सही है, या दोनों गलत है? दोनों सर गलत है सर, कंस्टिट्यूशन मतलब दोनों गलत है, सेकंड वाला भी गलत है ना सर। हाँ, मैंने एक चीज यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्यूटी था इस क्वेश्चन का, सेकंड स्टेटमेंट का। वो ब्यूटी है कि गलत वो होगा। इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है जुडिशियल रिव्यू वाला। वो जब इन्वर्टेड कॉमा में होता है तो वो टेक्निकल टाइप का हो जाता है कि वो है एग्जैक्टली, तो बोला वो नहीं है। वहां पर एग्जाम में सही हो गया, यहीं पर कचरा कर दे। राइट अच्छा। सर। एक्चुअली मैं इसका डी मार के आया था, तो मैं मैच कर रहा था ना, किसी भी कोचिंग ने डी नहीं दे रखा था, सबने बी आंसर दे रखा था। तो जब यूपीएससी ने बी निकाला तब मुझे लगा हाँ ठीक है, डी निकाला तो मुझे लगा हाँ फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हम भी अपन हैं जो कोचिंग से भी आगे जाते हैं। हाँ, अपन लोगों को चाहता है। हाँ बिल्कुल सही है। One common चलिए फिर agreement between Gandhism and Marxism is A. Final goal of a stateless society. B. Classless struggle. C. Abolition of private property. D. Economic determinism. ए है ना ये तो? हाँ ये है, ये तो है, सही है। तरीके और अलग अलग लेकिन स्टेट गांधी और इनको कारण बाकी तीन जो पे हम लोग वो कंपेयर कर लेते, क्लास स्ट्रगल पे क्या क्या बोला था गांधी और उसने? मार्क्स का तो वही था ना कि वो वायलेंट होना चाहिए, गांधी का कुछ ऐसा नहीं था, पीसफुल में बोल रहे थे वो लोग। तो वो क्लास स्ट्रगल दूसरा है कि ये कैपिटलिस्ट और इकोनॉमी है, प्रोलेटारिएट है। इस माने कि एक गरीब है, एक उद्योगपति है, एक सर्वहारा है। और ये गांधी जी क्लास पे हार्मोनी करते थे कि कोई नहीं, रिकॉन्सिलाइजेशन करेंगे, ट्रस्टीशिप बनाएंगे, जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टी की तरह रखेगा, है ना। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट, हाँ एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वो बोलते थे मार्क्स। गांधी जी बोलते थे मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स करेंगे, प्रॉपर्टी क्यों हटाएंगे, रहने देते, ट्रस्टी है, फायदे के लिए सबके लिए यूज करेगा। और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म तो वही है कि कार्ल मार्क्स जो है बोलता है हर चीज़ इकोनॉमी से डिसाइड हो रहा है। गांधी जी बोलते थे ऐसा थोड़ी ना है, स्पिरिचुअलिज्म भी बढ़िया चीज़ है, ये है वो है, उससे भी डिसाइड होता है। तो ये जो कॉमन एग्रीमेंट है वो इसीलिए स्टेटलेस है। ये रामराज कहते थे सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहता था कि स्टेट हटाओ, सब कम्युनिज्म में रहेगा, है ना। गांधी जी ऐसे स्टेट थ्रेट मानते थे, मतलब कि इंडिविजुअल पे ऐसा कुछ था ना। क्या सर? गांधी जी थ्रेट मानते हैं ना, स्टेट मतलब सबसे बड़ा वो थ्रेट होता है इंडिविजुअल के लिए, कुछ ऐसा फिलोसफी था हाँ ना वो, गांधी का। हाँ फिलोसफी ये था कि स्टेट का प्रेजेंस है, कहने का मतलब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्वराज नहीं है, इसीलिए स्टेट की जरूरत पड़ती है। स्टेट सोललेस मशीन है और मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस, मशीन फोर्स यूज करेगी ही करेगी। सर आगे बढ़ते हैं ना, अच्छा खासा हो गया इस पे। चलो The preambles to the Constitution of India is A part of Constitution but no legal effect. B. Not a part of Constitution आपकी आवाज and स्क्रीन भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है क्या सर? आप दिख रहे मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है।
वो सर आगे फिर आपकी में कुछ दिक्कत होगी। अच्छा कोई बात नवीन नहीं, पढ़ो पूछिए। ठीक प्रियम्बल के रिगार्डिंग में बताना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। सेकंड है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर। थर्ड है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। फोर्थ है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। यही होगा डी। तो ये हाँ डी होगा। पार्ट तो है, जुडिशरी ने बोल दिया है लास्ट में कि पार्ट है, जज ने बोल दिया कि नॉट और पार्ट तो है, पार्ट है ना। बट हैज नो लीगल पार्ट तो है। इंडिपेंडेंट स्टेचर ना सर। हाँ इंडिपेंडेंटली नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए जैसे फंडामेंटल राइट्स या तो ग्रैंड नोबल आइडियाज, इसके में बैकग्राउंड में चेक करते हैं दूसरे प्रोविजन के, इसलिए इंडिपेंडेंटली इनका कोई औचित्य नहीं है। सही है, ये LIC इंडिया केस है शायद। हाँ उसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोला था। सही सही है। ओके, डीपीएसपी के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दिए। पहला है दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। सेकंड स्टेटमेंट है दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। थर्ड है द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। यही डी होगा 2 and 3। हाँ सही बोल रहे हैं, लगता है सही है ना। राइट सर। ये सब इजी। अब इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है और ओवर थिंकिंग करेंगे तो कचड़ा हो जा सकता है, इसलिए बढ़ते चलिएगा। वो तो फ्लैट ही है, इतना फ्लैट क्या ही होगा। In India, separation of judiciary from executive is enjoined by preambles, DPSP, 7th schedule और conventional practices। डीपीएसपी होगा ना शायद, आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 है ना आर्टिकल क्या है? 50 है। आर्टिकल 50 है। 51 तो 51 इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए है। ओके हाँ अच्छा सही। एक ये भी ना 121 वाला होता है कि जज की बात नहीं हो सकती पार्लियामेंट में। एक 212 होता है कि स्टेट असेंबली में भी आप जजों की बात नहीं कर सकते कंडक्ट पे अनलेस उनकी रेजोल्यूशन का मोशन वगैरह ना हो। तो ये 3-4 आर्टिकल है इसके। हाँ थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ। मोंटेस्क्यू ने बोला था ट्रायस पॉलिटिका, कहने का मतलब है सिर्फ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को अलग करो लिबरल डेमोक्रेसी में, तब वो अच्छे से फंक्शन करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ओवरलैप कर रहा है, तो हम लोगों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात बोला। उसमें लेजिस्लेटिव आएगा तो नहीं डालिएगा आर्टिकल 50 में। और 1973 में CRPC आया, उसके थ्रू हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेरी और थोड़ा सा उनका किया जुडिशियल पावर। फिर भी वो क्वासी जुडिशियल अभी भी है, मजिस्ट्रेट पावर इंजॉय करते हैं। तो उस 1973 वाला लिखते हैं कि आर्टिकल 50 को इफेक्ट देने के लिए प्रयास था। पहले डिस्ट्रिक्ट जज भी DM के अंदर आता, डिस्ट्रिक्ट जज इंडिपेंडेंट हो गए। ये ऐसे चलता है। हमारे पास सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव नहीं। ओके थैंक यू। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? A. Protection against the tyranny of political rulers. B. Absence of restraints. C. Opportunities to do whatever one likes. D. Opportunities to develop oneself fully. इसमें तो PSIR डी है क्या? लगेंगे। लास्ट है क्या? का ऐसे है, वैसे तो लास्ट है दिख रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत सारे ऑप्शन सही लगने लगते। तो इसका ऐसे चल रहा है, चारों सही है, लेकिन आज के दिन में जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बना हुआ है समाज में, सिविलाइजेशन में, उसमें द बेस्ट अवेलेबल डिफिनीशन इवोल्यूशन है। वो पहले बोला कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ही लिबर्टी है, फिर बोला कि कोई टिरानी पॉलिटिकल रूलर्स ना करे या तो राजा ना करे वही लिबर्टी है, बोला कि जो मर्जी है करो वही लिबर्टी। तो मर्डर तो कर सकते। कुल मिला के अब एक और लाइन में सब में बोलूँगा,
वो है कि ये अमर्त्य सेन का आइडिया है। तो जब भी यूपीएससी वाला देखेंगे और आपको अमर्त्य सेन का आइडिया है तो वो यूपीएससी अमर्त्य सेन वाले आइडिया में जाती है। तो वो उनका वो सोशल लिबरल है, तो हमारा जो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सोशल और लिबरल है, दोनों मिल के है। तो ये है ना कि डेवलप वन सेल्फ फुल्ली विथ यू आर एबल टू एंजॉय व्हाट यू वांट टू एंजॉय व्हाट यू चेरिश, कि ये होना चाहिए और हो गया, कैपेबिलिटी है। तो डायरेक्ट अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट्स है। तो इसलिए फुलेस्ट सेंस में लीजिएगा, पार्शियल ट्रूथ नहीं आता आंसर में, नेरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर की में इसका आंसर सर बी दे रखा है इसमें, ऑफिशियल आंसर डी होगा ना। हाँ तो लास्ट वाला ऑप्शन, हाँ सही है। कंफ्यूजन हो गया कुछ तो बता देंगे। डी आंसर डी है यूपीएससी में डी। हाँ ठीक। ये 9 शेड्यूल आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में आया था बताना है? जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री सर, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई आया था। कौन सा ये तो 1951 में आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला ही ये नेहरू होंगे 1951। एक्चुअली वो जो लैंड रिफॉर्म कर रहे थे वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे थे, तो उनको ना चैलेंज होने के लिए ये शेड्यूल जोड़ा गया था। और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो 9 शेड्यूल में जितने भी है एक्ट उनका जुडिशियल रिव्यू होगा? आईसी कहलो केस है 2006 का, आई थिंक। उसने कहा था कि 1973 केशवानंद भारती जजमेंट के बाद जितने भी उसमें एडिशन हुए वो सब चैलेंज हो सकते हैं। कोई कट ऑफ डेट डिसाइड किया था, राइट। हाँ एक चीज और है, 9th शेड्यूल में ना रिजर्वेशन ऑफ एससी भी डाला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में आएगा तो ये नहीं कि वो नहीं था, हम तो सिर्फ लैंड रिफॉर्म पढ़े, वो भी है। नहीं सर, अभी तो 300 के आसपास एक्ट डाले हुए ना, वहाँ पे बहुत नंबर बढ़ा दिया उसका। हाँ वो सही है। थीम बता रहा हूँ, 2 थीम है, एक तो लैंड रिफॉर्म वाला मेजर थीम है, दूसरा एक उसमें रिजर्वेशन वाला भी डाला हुआ है। तो ऑप्शन में आए तो ये नहीं कि वो नहीं है, वो नहीं पढ़ा आज तक, इसलिए बता दिया। और वैसे भी सर आजकल कोई भी मतलब रिजर्वेशन का एक्ट पास होता है तो ये लोग यही बोलते हैं इसको 9th में डाल दो, इससे पहले चैलेंज वगैरह हो। ये भी चला हुआ है पॉलिटिक्स थोड़ा। चलो हाँ ठीक। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? ए 3rd शेड्यूल, बी 5th शेड्यूल, सी 9th शेड्यूल, डी 12th शेड्यूल। ये तो ठीक है, 5th है। उस टाइम ना हर बार एक शेड्यूल पर एक क्वेश्चन आता था, डीपीएस पे फंडामेंटल डायरेक्ट आता था, अब थोड़ा ना उसको सब्जेक्टिव कर दिया। चलो अगले वाले निकाल लो, 18 पे मत जाओ। 18 पे नहीं, 21, 22, 19, 3 साल बहुत है। हाँ बस। Which one of the following best describe the term state? State की definition बतानी है। A, the community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. B, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights, and safeguarding their means of sustenance. C, a number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition, and government. A society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. इन्हीं को डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज ये इसका है कि स्टेट का 4 कंपोनेंट होता है। लैंड होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, सोवरेंटी होनी चाहिए। कोई डाउट है तो पूछिएगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ए है ना सर इसका? हाँ यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 4 एलिमेंट, वो भी बोल रहे हैं लेकिन वो फिर फालतू का है, वो यही है, 4 कंपोनेंट मिल गए ना, स्टेट वही होता है। बाकी जो तीनों में है वो कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि हर जगह स्टेट में हो ही नेचुरल राइट प्रोटेक्ट करे, ये सब जरूरी नहीं है उतना। और सोवरेंटी सबसे जरूरी लगता है मेरे को, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये एक में एक्सप्लिसिटली दिया ये लोग। वो आपको जरूरी लगता है सर, ऐसा है, ये आपको जरूरी लगता है नहीं, बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच एकदम से क्लियर है कि चारों होनी चाहिए,
पहले होनी चाहिए लैंड। लैंड है तो क्या खाली ज़मीन पे राज्य बना लोगे? बोला काहे का, आदमी ही नहीं है। तो होनी चाहिए पॉपुलेशन, फिर उसके बाद होनी चाहिए गवर्नमेंट। तो हाँ, तो गवर्नमेंट बना लेंगे। यदि लैंड और पॉपुलेशन रहा तो ऐसे भी कबीला है, स्टेट नहीं बना। अब गवर्नमेंट लाएंगे जो ऑर्गेनाइज करेगा। अब वो गवर्नमेंट किसी का अधीनता स्वीकार किया, जैसे हम मिडिएवल पीरियड में देखते थे, तो सोवरेंटी रहेगी तभी वो स्टेट है। अदरवाइज कोई भी आके कल उसका छीन लेगा, किसी का घर ले लेगा, तो मतलब वो कहने वाला स्टेट नहीं है। आपका घर में परिवार है, ज़मीन है, आप गवर्नमेंट भी बना लीजिए, लेकिन सोवरेंटी नहीं रहेगी। आप लॉ नहीं बना सकते। बनाएंगे तो इंडियन स्टेट आके बोलेगी आपका इलीगल है। जिस दिन आप डिसाइड कर लिए कि मेरा जो है वही मैं करूँगा, सोवरेन होऊँ, वो आपका स्टेट बन जाएगा। 4 एलिमेंट होने ही चाहिए। तो ये क्या क्या बोला है सर आपने? लैंड, सोवरेन, पीपल ऐसे और टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवरेंटी। ये सब्जेक्टिव नहीं है, डायरेक्ट दिया है। पॉलिटिकल साइंस वाले डायरेक्ट पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी वाले पढ़ते हैं, ये सब बिल्कुल साइंस की है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में 2 लाइनें बताइएगा, ट्रू फॉल्स। गोपाल स्वामी Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designed solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. Second, in 1970s, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of ARC 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. सेकंड स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है सर। मुझे तो ये जानकारी यदि चेक नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा, इसे खोज ही लेते हैं। ये तो प्योर इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी मिनिस्टर, देख ही लेता हूँ खोज कर। आप लोग भी सर्च कर लीजिए, कुछ मिल जाए तो उसको भी देख लेंगे। पता नहीं, कुछ भी पूछ रहा है आजकल। एक आध बन गया इधर से तो मजा ही आ जाएगा। वो सोलली लिख रहा है ना फर्स्ट ऑप्शन में, सोलली। गोपाल अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोलली फॉर परसुइंग ये वाला। ये ऐसे कह रहा है ना कि एक मिनिस्टर और सेक्रेटरी को किसी सब्जेक्ट के बारे में, मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब करना उसे, ऐसा ना, solely for pursuing the subjects of administrative reforms and promoting it. गूगल कर लेते हैं। कह रहे अब सोलली जैसे वर्ड पे ट्रस्ट नहीं रहा, भरोसा उठ गया 2020 के आंसर की आने के बाद। हाँ ये तो है सर, थोड़ा सा ओपन ही रहिएगा। हाँ, वर्क करता है। जब नॉलेज नहीं रहे तो वर्क करेगा ही, लेकिन नॉलेज रहे तो प्रीफर कीजिएगा नॉलेज को। फर्स्ट ARC ने सजेस्ट किया था कि मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी टू बी डिजाइनेटेड एज सोलली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। फर्स्ट ARC ने सजेस्ट किया था। और ये गोपाल अयंगर कमेटी कब का है? मुझे तो गोपाल स्वामी अयंगर, ये देखो 1953 तक जिंदा थे ये, तो उससे पहले का ही है। हाँ बताएं सर। गोपाल अयंगर कमेटी 1947 का है। क्या था इसमें, कुछ बता सकते क्या? इसका रिपोर्ट का नेम था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने रिकमेंड किया था ग्रुपिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, इम्प्रूवमेंट इन द कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सनल एंड आल्सो वर्किंग ऑफ O&M डिवीजन। अभी फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी ने सजेस्ट किया था कि मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी, लेकिन वो गलत है। फर्स्ट ARC ने सजेस्ट किया था। इनके बारे में सर एक फैक्ट और है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर रह चुके हैं 1937 से 43 के लिए। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बोलते थे जम्मू कश्मीर वाले को। और वो सर प्रिंसली स्टेट था ना उस टाइम पे। हाँ, और राजा को राज्यपाल को बोलते थे। बाद में भी दिया था तो भी प्रधानमंत्री बोलते थे शेख अब्दुल्ला को देने के बाद। उसके बाद भी बोलते थे राज प्रमुख, ऑनर देने के लिए।
ये पटेल भाई ने ठग लिया उन लोगों को बोल बोल के, ऐसे ऐसे नाम दे दे के, वो भी लोग झांसे में आ गए। और कुछ है सर इस पे बोलने के लिए? आंसर क्या है और ये जो दो नहीं सेकेंड थी? ऑप्शन है, हाँ सेकेंड ऑप्शन ये में जो दिया था प्राइम मिनिस्टर का चार्ज के अंडर रखा है, लेकिन वो गलत है। वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर का, कैबिनेट सेक्रेटरी के चार्ज में रखा था। अच्छा अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो हालत ही खराब कर देते, छोड़ के भागो। इसमें सर आंसर डी लिखा है। नाइदर वन नाइदर वन। हाँ, दोनों गलत है। ये तो मतलब सर ये ऑफ द बुक आया है क्या? ये मतलब बुक में तो आई थिंक है नहीं, ये स्टैंडर्ड बुक में तो। ये छोड़ने के लिए यही सब तो कट ऑफ गिरा के लाएगा 80s में। Which one of the following in Indian polity is an essential feature? Essential feature कौन सा है फेडरल करेक्टर को शो करने के लिए इंडिया में? The independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has elected representative from constituent units. The union cabinet can have elected representatives from regional parties. The fundamental rights are enforceable by court of law. ए होगा ना इसका। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, वो अभी क्या पीएमओ के अंदर में आएगा ना? अभी के टाइम में अभी पढ़ रहा तो हूँ। अलग मिनिस्ट्री है ना उसकी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवियंस करके। ये मुरनाल ने थोड़ा ये अभी दिया है पीएमओ कि के अंडर है। हाँ, मुरनाल ने दिया है कि पहले 1970 में ये अलग था, लेकिन अभी ये पीएमओ के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ऐसा दिया मुरनाल ने एक्सप्लेनेशन में। ये है ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस एंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एक करके मिनिस्ट्री है, उसके अंदर नहीं है क्या डिपार्टमेंट अभी? यार ये मुरनाल ने तो डीओपीटी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। हाँ सर। तो उस टाइम तो जो होगा अभी तो शायद उनका मंत्री रहते हैं ना, धर्मेंद्र कौन, जितेंद्र कुमार है, उसमें हमेशा सिर्फ राज्य मंत्री ही बनाया जाता है, क्योंकि मंत्री मेन होते प्रधानमंत्री हमेशा उसका। नवीन, मैं अभी गूगल कर रहा हूँ ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो मिनिस्ट्री ऑफ उसमें दिखा रहा है, वो जो मैं बता रहा हूँ, पर्सनल, पेंशन, पब्लिक ग्रीवियंसेस, ये करके है। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक। हो सकता है जब मरुनल ने वो साइट अपडेट की हो तब तो मतलब पीएमओ ने चार्ज ले रखा हो, कोई अलग मिनिस्टर ना हो। नहीं वो भी सही होंगे, पता नहीं, तो इतना जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक, ये तो सही है सर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड है। 3 इसेंशियल फीचर्स है फेडरलिज्म को, ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और तीसरा क्या है? फंडामेंटल राइट्स। नहीं, 2 तो बता दिए ना, तीसरा भूल गया मैं। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर, क्या सर? रुको मैं अब आप आगे बढ़िएगा, इसमें मैं बुला देता हूँ। वही 3 में से एक है ना जुडिशरी थी। क्वेश्चन क्या था ऊपर करना एक बार? लिबरल डेमोक्रेसी क्या क्वेश्चन? नहीं, एसेंशियल फीचर्स दैट इंडिकेट दैट इंडिया इज ए फेडरल इन कैरेक्टर। हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर, और ये लिटरल कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, बी ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर्स, सी ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर्स, डी गवर्नमेंट्स लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, डी होगा, लिमिटेड। 2-3 बार रिपीट कर चुके इसको तो। At the national level, which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribe and Other Trade Forest Dwellers Right Act 2006? Ministry of Environment, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development और Ministry of Tribal Affairs? यही होगा ना इसका, तो इजी है, लास्ट वाला है।
हाँ ट्रैवल अफेयर। ये कौन सा स्टेटमेंट ब्यूरोक्रेसी के लिए अप्रोप्रिएट है बताएं? ए एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बी एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, सी एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डी एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक-ठाक है। हाँ यहाँ पर ना डी है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम एग्जाम हॉल में बनाते समय, ज़्यादा दिमाग चलने लगता है हमारा। तो इसमें है कि वन ऑफ द फॉलोइंग जो कि अप्रोप्रिएट फिर ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी का कोई काम नहीं, उनको थिंकिंग का काम है, तो वो लोकल लेवल पे करें अपने पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते समय। उनको फिलोसफी नहीं देनी है, स्पिरिट नहीं देना है, मतलब गाइड करना है कि किस लिए किस लिए लॉ बनाए गए हैं, किस लिए एक्ट्स बनाए गए हैं। तो हमारा में सिंपल है, वो एक एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के लिए। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल लीडरशिप के सब्ज्यूम कर दिया, उनको जूनियर बना दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया। क्योंकि पॉलिसी फ्रेमिंग मेकिंग क्या फिलोसफी होनी चाहिए पॉलिसी के पीछे, लॉ के पीछे, वो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप करेगा थ्रू लेजिस्लेचर, है ना, ये है। नहीं तो अदर ऑप्शन कंफ्यूजन मुझे लगता है इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम बेनिफिट्स ऑफ मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज पढ़ते हैं तो उसमें मतलब ये स्टेटमेंट भी आता है कि फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब भी आता है कि मतलब वो देखिए कैसे फैसिलिटेट करेंगे, वो बाय इम्प्लीमेंटिंग द लॉज गवर्नमेंट पॉलिसी इफेक्टिवली। उनको खुद का विजन, वहाँ ग्रैंड विजन ऑफ इंडिया नहीं देना है। अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन देखिएगा ना, तो मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन बोलते हैं ना, यूपीएससी अपने पेपर में लिख देती है। तो ये देखिए एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जबकि ब्यूरोक्रेसी काहे का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ाएगा, वो तो और मतलब हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने ये कर रखा है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म से इसका दूर दूर तक रिलेशन है, बल्कि ऑल इंडिया रिलेशन नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस तो और बोलते हैं कि कचड़ा कर रख देते हैं। फिर है कि एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, एजेंसी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकती, लेकिन है कि एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, बोले तो यही तो करती है ये। एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पूछा ना सर एग्जैक्टली। और ऐसे ही जब लिबर्टी वाले क्वेश्चन में देखे थे तो लास्ट ऑप्शन क्या था, वो फुल एस्पेक्ट्स को देख रहा था। अदर जो ऑप्शन थे एबीसी, वो पार्शियल ट्रूथ दे रहा था सभी ट्रूथ अपने अपने जगह पे। राइट सर, यही है सर। ठीक है आगे भाई। ये तो रिपीट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाला। हाँ ठीक है, हटाओ इसको, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, अगला देखो। 2018 आ गया सीधा, 19 में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था, अगले आगे चलो फिर। इंडियन जुडिशरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स बताना है। A retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of President of India. Second, a High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं सर। हाँ सही लग, हाँ मुझे भी सही लग रहा है। हाँ दशरथ सर, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन है कहीं पे कि हाई कोर्ट अपना रिव्यू कर सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है ना 139 समथिंग में। हाँ ये पढ़ा तो मैंने नहीं, कहीं होगा ये तो, मतलब जाते जाते मैंने मार दिया था और सही हो गया होगा, पता नहीं सर एग्जैक्टली, मुझे नहीं नॉलेज में है। यदि कहीं एक्सप्लेनेशन है तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। मोरनाल का देखता हूँ मैंने कहीं का। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि वो आर्टिकल 226 है, एज ए कोर्ट इज हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सो इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दो पावर है ना, एक तो कि मतलब जो रिकॉर्डिंग से कोर्ट की वो रखी जाएंगी फॉर परपेचुअलनेस और एविडेंस वगैरह यूज नहीं की जाएंगी। दूसरा ये है कि वो मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी एक्ट कर सकता है। ये भी है कि उसके अंदर पावर की रिव्यू कर सकता है वो अपने जजमेंट। वहीं से इन्फर होकर आया होगा, जुडिशरी से बार बार यूज कर रही होगी तो होगा, मुझे लगता है ज़्यादा बेंच बना के कि मैंने गलत कर दिया, मुझे लेट मी करेक्ट इट,
हाँ ऐसे मुरनाल अंदाजा ने भी लिख दिया कि 226 में ही है, वहां से लिंक है, उन्होंने कुछ दिया नहीं ज्यादा। 226 वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ही है क्या? नहीं, 226 वो है ना, जो आर्टिकल 32 है ना, वो वैसा है कि आप रिमेडी ले सकते हो फंडामेंटल राइट के अच्छा खिलाफ। अच्छा, jurisdiction वाला। ड्यूट्स अगेंस्ट मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज एंड अदर एनी अदर प्रोविजन है। जी। चलो। With reference to India, consider the following statement. First, judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station, not in jail. Second, during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of court. कोई लाइट डाल दे जुडिशियल कस्टडी के कंसेप्ट पे। हाँ, ये ना न्यूज पे हमारे बेसिक मटेरियल्स में तो कहीं आते नहीं, लेकिन अब आ जाएंगे, फिर 1-2 साल बाद ना बुक में भी आ जाएंगे। तो न्यूज में जुडिशियल कस्टडी करते रहते हैं। तो जुडिशियल का यदि वो इस तरह से इंटरप्रेट करे तो कि जुडिशियल है, जुडिशरी है, तो जुडिशियल पुलिस कस्टडी को अलग ही इसलिए किया गया कि जुडिशरी थोड़ा वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है जो अक्यूज्ड है। पुलिस है जो वो वायलेंट मीन यूज करती है उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, केस इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। तो उससे इन्फरेंस आ सकता है कि जब एग्जाम हॉल में रहोगे फर्स्ट टाइम इसे क्वेश्चन मिल जाते तो हालत ख़राब हो जाती है, लग गया तो ठीक है। तो कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट है, सच एक्यूज्ड लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। वो हाँ, तो अब ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट अपना घर पे रखेंगे, जेल भेज ही दिए तो फिर मतलब क्या हुआ। इसलिए कस्टडी में रहता है, कस्टडी में हिरासत बोलते हैं उसको, गिरफ्तारी नहीं बोलते। और फिर जुडिशियल कस्टडी में पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज केस का होता है ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो मतलब जुडिशरी के बिना पूछे नहीं इंट्रोगेट करते, नहीं तो लाकर 10 लाठी मार के फिर कस्टोडियल डेथ करा के, इसलिए जुडिशियल में दिया जाता है। हार्डकोर क्रिमिनल होता है तो उनको दे देते पुलिस कस्टडी, है तो कुछ ऐसा वायलेंट केस हो, मर्डर हो तो। इन्होंने सर इसका आंसर बी दिया है। बी 2? हाँ सर। लो, मैं तेज बन रहा था, मैं गलत हो गया अभी। रोनाल ने और विजन ने दोनों ने भी दिया है, तो वही सही होगा, उन्होंने देख के बताया होगा। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस स्टेशन में अगर लॉक्ड अप होगा तो पुलिस वाले तो पीटेंगे ही ना। जुडिशियल कस्टडी में वो मजिस्ट्रेट के पूछने आएंगे जज से कि मारू कि नहीं मारू। हाँ, पुलिस लॉकअप में नहीं होगा, वो मजिस्ट्रेट के वहीं होगा ना, अलग से होता है हाँ सर, ये गूगल भी किया मैंने। जुडिशियल कस्टडी इम्प्लाइज दैट एक्यूज्ड इज लॉज्ड इन ए जेल एंड इज अंडर द कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट। ओके, एकदम से उल्टा मारा मैंने, एकदम सही है। सॉरी फॉर माय। और पुलिस कस्टडी में सर पुलिस मतलब पुलिस जेल में रहेगा, पुलिस के अंदर, पुलिस लॉकअप में आई थिंक। सही है, ठीक। अब ना इस पे थोड़ा सा रिसर्च ही कर लेंगे अगली बार कुछ इस तरह का हुआ तो। बंदा जब जुडिशियल कस्टडी में होता है, इंटरोगेट वाला हो गया, अभी एक और पेरोल वाला आएगा। ठीक है, मैंने चेक करा था, ये सब न्यूज में भी नहीं थे, और मतलब न्यूज में थे तो जुडिशियल कस्टडी और ये क्या बोलते पुलिस कस्टडी में जो डेथ होती है और ये फिर एनकाउंटर कर देते हैं इन सब के कारण। बट उस ये वो था ना शायद वो आर्यन केस वगैरह, जो ड्रग केस वगैरह चल रहा था, उसमें था क्या ये सब? नहीं, ये जो प्रियंका का रेप केस नहीं हुआ था, उसमें नहीं मार दिया था कस्टडी में। फिर वैसे सोचिएगा, कुछ हाँ ये है ना, वैसे सोचेंगे तो फिर मृणाल सर के शब्दों में कि मुझे सपना आ जाना चाहिए था, आपको सपना आ जाना चाहिए कि ये पूछा जाने वाला है। हाँ, तो इतना कॉन्सेप्ट वही चीज है कि इतना कॉन्सेप्ट थोड़ी ना कोई है ना कभी। नहीं एक्चुअली जब रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया था ना, तब ये बहुत न्यूज में चला था यार उस टाइम पे, कस्टडियन टाइप्स ऑफ कस्टडी वगैरह चल रहा था उस टाइम। बस पढ़ा नहीं अच्छे से, कभी यूपीएससी पे जाने के पता नहीं पड़ा। हाँ सर, मृणाल का देख रहा हूँ मैं, ये है सितंबर 2020 में आया था, इस पे एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सीरीज आया पूरा, 3-4 दिन चला होगा ना। तो ये लेकिन बहुत पुराना है, ये इतना कौन सोचता है सर, आज से पहले पूछा। आप सर, मैं दृश्यम सर, मैं इसका एक लर्निंग बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। जब एग्जाम आएगा उसके लास्ट महीना में क्या करेंगे, मई में, शुरू के मई में ऐसे 20-30 चीज़ उठाएंगे जो कि हमारे सिलेबस में, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते, इग्नोर करते, लेकिन न्यूज़ में इस तरह से घुसा हुआ है,
फिर उसको देख लेंगे, 10 15 20 या 25 कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे। जैसे एक्सप्रेस में आया, ये आया, हम लोग को लगा कि ये कहाँ से, तो लाओ वाले हैं, हम लोग तो पॉलिटी पढ़ते हैं, तो धोखा तो यूपीएससी दे रहा है, कट ऑफ नीचे गिर रहा है, लेकिन अगली बार से बढ़ा देंगे उसे, ऐसे करके। इसमें सर एक और सोल्यूशन है ना, जो भी तुम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो ना, उसको गूगल करने की आदत डाल दो। तुमको जो भी कीवर्ड आता है लक्ष्मीकांत के अंदर, आपको कोई भी कीवर्ड आता है, उसके बाद गूगल सर्च करो एंड न्यूज़ देख लो, कोई लेटेस्ट न्यूज़ है क्या उसमें। बहुत बार होता है कि यार हिंदू एक्सप्रेस है, कुछ भी न्यूज़ आर्टिकल में कुछ ना कुछ तो कवर करते हैं, हम मिस कर लेते हैं उसको। जी बहुत बार होता है ऐसे, मतलब पॉलिटिकल साइंस में नहीं यार, अपन जैसे जोसेफ नायक वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ तो आते रहता है न्यूज़ में। क्या हो गया भाई? सॉरी सर, है ना सर? डिस्टर्ब, कुत्ता आ हाँ गया नहीं ग्राउंड में। ठीक है, मतलब अच्छा ठीक है, मतलब मैं वही कह रहा था ना कि हम बहुत बार देखते हैं ना कि यार, जैसे मैं कई लोगों को बोलते रहता है कि हम पीवाई क्यों कर रहे हैं, उस टर्म को गूगल कर लो, हो सकता है न्यूज़ में आ जाए कुछ। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब इवन अभी हाँ जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, देखो एक चीज हो सकता है, जैसे पैरोल के बारे में यहाँ पे आ गया, हो सकता है भाई पैरोल के बारे में 2 4 आर्टिकल और आए होंगे, इसमें कुछ नया अपडेट हो गया होगा, हम देखेंगे तब ना यार, वो गूगल करेंगे खुद से तब होगा। हाँ, अभी राम रहीम को भी पैरोल दिया उन्होंने, संजू बाबा को बार बार पैरोल देते, सही बात, सही कर, गूगल करते हैं अभी ये अपडेट। सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन बोला या फिर जो होता है ना गवर्नेंस वाले पार्ट में आती ही है। हम सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, विच इज लाइक जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है। जो रियल गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायमेंशन है, उसके लिए एक अलग से बुक पढ़नी पड़ती है यार, पढ़नी भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं आते, हम पढ़ते नहीं है। चलो नेक्स्ट ये करें। पैरोल के लिए क्वेश्चन आ गया है। With reference to India, consider the following statements. First, when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his or her rights. Second, state government have their own prisoners release on parole rules. ये मुन्नाल ने दिया है कि ये राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है। ये मैटर ऑफ राइट नहीं होगा, ऐसे देखने से, सोचने से लग रहा है क्रिमिनल को भी अब देने लगे मैटर ऑफ राइट। देना तो चाहिए, लिबरल डेमोक्रेसी है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट के सफिशिएंट केस बना दे तो पेरोल कुछ खास नहीं है कि उसका लिबर्टी हनन हो रहा है। ऐसे दिमाग लगा रहा हूँ, ऐसे नॉलेज नहीं है, वो जो लिखा होगा और तो प्रॉपर है। सेकंड सर ऐसा लग रहा है कि वो कि स्टेट गवर्नमेंट का ही वो मतलब प्रेरोगेटिव है उसमें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है ये सब पैरोल प्रिजनर सब वगैरह, तो हाँ स्टेट ये गवर्नमेंट्स के अपने रिलीज होंगे अलग से ही। हाँ, ये ना स्टेट गवर्नमेंट का प्रिजन पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, कि आता है ना लाइफ टर्म जो मिलता है जिनको, कि 14 साल वाला आजीवन कारावास बोलते हैं, तो उसमें भी गुड कंडक्ट पे वो रिलीज करते रहते हैं, कि 14 साल हो गया अब इसे रिलीज कर दो, तो स्टेट का मतलब अच्छा खासा रोल रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा। और प्रिजनर वैसे सब्जेक्ट सर स्टेट का ही है मुझे लग रहा है। हाँ प्रिजन तो है, सही कह रहे। बी ही लिखा है सर इसका। पैरोल रूल्स देखना पड़ेगा। पैरोल और फेरोल में डिफरेंस देख लेंगे सर। देख लेते हैं सर, एक पेरोल होता है, एक पेरोल है।
पेरोल की तरफ फरलो होता है, FURLOUGH। राइट सर, राइट। इन्होंने लिखा है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिवाइज द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 गाइडलाइंस रिलेटेड टू पेरोल एंड फरलो। ये MHA का है, ये दृष्टि से कहीं खोज के देख रहा था। इन्होंने लिखा है MHA हैज आस्क्ड स्टेट टू नॉट रिलीज प्रिजनर्स ऑन पेरोल एंड फरलो हु आर कंसिडर्ड अ रियल थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और टू इंडिविजुअल्स। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस दे रहे हैं, एक्चुअली तो करना स्टेट को। हाँ स्टेट का ही होगा ना, पेरोल में ये लिखा है होता है। हाँ अपना आपका अच्छा बिहेवियर है तो आपको छोड़ देते हैं, मतलब टाइम से पहले। अगर आप उसको वायलेट करेंगे कुछ रूल्स को तो आप दोबारा से रीअरेस्ट कर लेंगे। फरलो होता है स्पेसिफिक कंडीशन में आपको मिले, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट, घर का सिचुएशन ठीक नहीं है, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी लीव मिल जाए, ऐसा कुछ दिया। हाँ, जैसे कुछ एग्जिजेंसी आ गया, किनको दाह संस्कार करना, कोई घर में बीमार हो गया, 2-4 दिन के लिए देते। और इसमें लिखा है सर पैरोल की क्या है ना, कोई लिमिट, कोई नंबर लिमिटेड नहीं है पैरोल के लिए, जबकि फरलो के लिए लिमिटेड है। हाँ, पेरोल में जो उनका क्या ना, संजय दत्त जो बार बार निकल रहे थे ना, तो उस पर भी बोला था कि ये कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है। सही बात है आपकी, वो मतलब वहाँ से वो दिखता है एग्जाम्पल। ठीक है सर, दोनों कंडीशनल रिलीज है फॉर सम टाइम। सर क्या बी है ना इसका? इसका आंसर बी था सर। हाँ, फर्स्ट गलत था क्योंकि मैटर ऑफ राइट लिखा है ना सर वो। अच्छा, ये मैं 2-3 स्टेटमेंट और देख रहा हूँ, दृष्टि में लिखा हुआ है कि फरलो में बोल रहे हैं कि इट इज सिमिलर टू पैरोल बट विथ सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज। इट इज गिवन इन केसेज ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट। द पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रिमिशन ऑफ दिस सेंटेंस, मीन कि उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, उसे छूट मिल गया। अनलाइक पैरोल, फरलो इज सीन एज ए मैटर ऑफ राइट फॉर प्रिजनर, मैटर ऑफ राइट की तरह देखा जाता है। अब ये नहीं कि लिखा हुआ, टू बी ग्रांटेड पीरियडिकली रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन and merely to enable the prisoner to retain family and social ties and to counter the ill effects of prolonged time spent in prison। ये है, ठीक है। Prisons Act of 1894, parole and furlough are covered under Prisons Act of 1894। ये सेंटर का ही होगा, अंग्रेजों ने बनाया होगा, स्टेट इसको एग्जीक्यूट करते होंगे, ऐसा है ना? हाँ हाँ वही है। कब का सर, ये कब एक्ट होता है? प्रिजनर एक्ट 1894। 1894। Next question. With reference to Constitution of India, consider the following statement. First, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. Second, an amendment to Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India. दोनों ही गलत लग रहे हैं सर। कोर्ट तो करते ही ना, हायर जुडिशरी दोनों करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का यूज करते हुए, और अमेंडमेंट के नोट भी। हाँ सही है, कुछ भी कर देते हैं आजकल तो। सुप्रीम कोर्ट तो ये हाल बना रखा है कि कुछ भी जज वहां पर कोर्ट में क्वेश्चन हो जाएगा। दे दिया कैसे होगा यार, आई मीन नीदर होगा ना। एज पर आंसर क्या दिया ये लोग, डी सी होगा ना। डी दिया। हाँ ने शायद कंफ्यूज कर गया, यदि डाउट हो गया तो पूछिएगा। ऐसे क्लियर है, डी है। ठीक है नवीन। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है सर। With reference to Constitution of India, prohibition or limitation or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitations on the constitutional power under Article 142. It could mean which of the following? A. Decision taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. B. Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by the Parliament. C.
In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the cabinet. D. State legislature cannot make laws on certain matters without the concurrence of union legislature. एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को. वही एक कंप्लीट जस्टिस वाला है ना, आर्टिकल 192. सुप्रीम कोर्ट का नाम भी वैसे एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ठीक है. ये कंप्लीट जस्टिस है. इस आर्टिकल को यूज करते हुए जो अयोध्या भूमि जो केस का जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी उन्होंने मस्जिद के लिए जो जगह अलग से, वो इसी आर्टिकल को यूज करते हुए दिया. आंसर बी है ना सर इसका फिर? हाँ, इसको ये तो नॉर्मल भी आपको आर्टिकल याद रहेगा कि 124 से लेके आगे तक ना, वहां तक सुप्रीम कोर्ट का है, तो ऐसे भी बन जाता है, जुडिशरी का है ये. 143 से एडवाइजरी जुरिडिक्शन है ना? हाँ जी. चलो. 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. फॉल्स लग रहा है. The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of independence of judiciary. ये ट्रू लग रहा है. 42nd होगा इधर, 44 नहीं होगा. हाँ, 44 तो नहीं होना चाहिए, 44 तो गलत लिख दिया उन्होंने. और सेकंड सही. हाँ, 44 चेंज गवर्नमेंट लेके आई थी ना जनता. हाँ 44th जनता सरकार. हाँ, 1975 में जो इंदिरा गांधी ने उनका हुआ था ना इलेक्शन में दिक्कत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ था राजनारायण से, तो उसमें बोला था कि हटा देंगे. तो जो केस गया तो उसमें बोलते हैं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए 42nd में उन्होंने ये काम किया. और उन्होंने लिख दिया कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नहीं केस जाएगा कोर्ट में. तो वो अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, चलो तो आपका छोड़ देते कि आपके जो स्कैंडल और चार्जेस लगे हैं करप्शन के वो हटा देंगे, अब्सॉल्व कर दिया, लेकिन वो तो केस तो आएगा, जुडिशरी तो देखेगी. 44th ने नहीं किया ये. सर फिर मतलब अगर कुछ प्राइम मिनिस्टर क्या था उनका कि जुडिशियल रिव्यू होना ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, या हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन से निकाल दिया था उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट बोल देता, एक डेढ़ मिनट बोल देता हूँ. हाँ, वो चुनाव लड़ी थी और उनका चुनाव जितना लोकसभा का जरूरी था, अदरवाइज वो नहीं जीती तो प्रधानमंत्री नहीं बनती लंबे समय तक और उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता. तो वो उनको उस चीज़ का डर आ गया, कांग्रेस में खुद ही विरोध हो रहा था. तो उसी समय राजनारायण ने केस कर दिया कि इन्होंने इलेक्टोरल मशीनरी का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया. तो केस गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला हाँ किया, इसको हटाओ. अब उनको लगा मेरा पॉलिटिकल कैरियर एंड हो जाएगा, तो फिर भी वो प्रधानमंत्री बनेगी ना 6 महीने के लिए. जाते ही उन्होंने अमेंडमेंट डाला कि सीटिंग प्राइम मिनिस्टर के केस को, उसके इलेक्शन को कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. तो केस चला तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे थे, उसमें उन्होंने बोला कि आपके स्कैंडल और करप्शन के चार्जेस को अब्सॉल्व कर देते हैं, नहीं है, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है केशवानंद भारती में, तो वो तो रहेगा, कोर्ट में क्वेश्चन जाएगा तो देखेंगे आगे. जुडिशियल 17 का है ना, थोड़ा आगे चलो. Yes. What's going on? How many of you masturbated today? We adopted parliamentary democracy based on the British model, but now does our model differs from that model? First, as regard legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament to legislate is limited. Seems true. Second, in India, matter related to constitutionality of amendment of an act of Parliament are referred to Constitution Bench by the Supreme Court.
सेकंड स्टेटमेंट पर कोई लाइट डाले। मुझे सर तो सेकंड दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत नहीं है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जजेस होता है ना, जो भी होता है अपना। हाँ, 5 जज बेंच मिनिमम। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट। मुझे सही लग रहा है सर, बताओ। ये कहाँ गया? पार्लियामेंट का लेजिस्लेट का लिमिटेड तो है, बिल्कुल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का भी है। और अमेंडमेंट का एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाता है, ये तो नहीं पता, लेकिन जुडिशियल रिव्यू तो होता है। अब वो सर ओनली कुछ ऐसा लिखने, वो जनरल बोल रहा है कि भैया उसको जाता है, वो भी देखा जाए। जैसे कि कोई भी एक्ट देख लो आप, जैसे कि ये आधार वाला देख लो, आधार नहीं छोड़ो, ये एनजैक वाला देख लो, ये 5 बैच का जज था इधर, 4 एक सिस्टर डाउन ये लोग इसको, ठीक है। मोटा मोटा देखे जाए तो लग रहा है मेरे को, मैं तो सी मारता अगर मारता तो। आधार बेंच कितने जज बेंच थी? नहीं, आधार नहीं बोल रहा, ये मैं एनजैक वाला बोल रहा, जुडिशियल रिव्यू कमीशन, वो 5 बैच थे, 4 एक से स्टक डाउन हुआ था ना, वो 4 ने वो एनजेसी वाला बोल रहे हो तुम? हाँ वही एनजेसी तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, वो तो वही पूछ रहा है ना। ये कह रहा है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब सिंपली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा है ये। हाँ, फिर भी आधार वाला भी देख लो, वो भी तो बहुत, उसमें तो 9 या 11 कितने 9-0 से दिया था वो तो शायद आधार वाला। मतलब जैसे अभी आधार एक्ट है, आधार एक्ट को अगर ये अमेंड करते हैं तो ठीक है, अमेंड कर दिया, लेकिन अब वो जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो जरूरी है कि मिनिमम 5 बेंच जज उसे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करें उस अमेंडमेंट की। चल देख लेते हैं, आंसर सी लिखा है इसका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार, क्या क्या दिया है, मुन्ना का देखता हूँ मेरे को। एक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्यों बैठती है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, जैसे 42nd अमेंडमेंट हुई, तो उसको चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी आई थिंक सर। जैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 99th को चेक करने के लिए फिर ये उसकी जरूरत सर है। वो दैट इज जस्ट वन ऑफ द रीजन। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात किसी भी केसेस में आ गया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा। ओके। यहाँ तक कि किसी का मर्डर हो गया या किसी ने एग्जाम में चीटिंग कर लिया और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का या तो फेडरल प्रिंसिपल का ये सब इशू उठ गया ना, तो उसमें 5 जज बैठना पड़ेगा मिनिमम, है ना। तो उसको बोलते हैं, तो ये मतलब ये जो बात ही जा रही है कि अमेंडमेंट वाली वहाँ जानी है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की, तो ऑब्वियसली ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेंगे। अब ये सही हुआ ना? हाँ सर ठीक है फिर तो। मृणाल ने सी दी है। अच्छा, इस 2-3 जानकारी और देता हूँ। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक होता है अपीलेट। तो एक अंडर आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ परमिशन ऑफ राष्ट्रपति वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का सीट और जगह बिठा सकते। तो वो बोलता है कि सारे जो हरियाणा के सबसे ज़्यादा उनमें अपील जाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसे रीजनल भी थोड़ा कर दीजिए, बेंगलोर में बिठा दीजिए और गुवाहाटी में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो दिल्ली में बैठा रहेगा उधर वाले अपीलेट करा देंगे, है ना। तो इससे भी आपको कोरिलेट हो जाएगा। सर इस बात को रिपीट कीजिए प्लीज सर, जो भी आपने बताया एक बार दोबारा बताइए। अंडर आर्टिकल 130 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ कंसल्टेशन और अदर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट कैन, मतलब उसका सीट बना सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो उन्होंने बोला कि साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक सीट बना दीजिए जहाँ पर अपीलेट वाला काम होगा। जैसे मर्डर केस हो गया, ये केस हो गया, फांसी केस जाए तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, स्पीडी हो जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हो, इंटरप्रिटेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज वो दिल्ली में बैठते रहेंगे, ओरिजिनल बेंच। थैंक्स सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन इंडिया, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 constituencies. सेकंड,
In 1991 Lok Sabha election, Sri Devilal contested from 3 Lok Sabha constituencies. Third, as per existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from one constituency, his or her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him in the event of his or him winning in all the constituencies. थर्ड तो सर गलत लग रहा है बिल्कुल, फर्स्ट एंड सेकंड पे है। फर्स्ट भी गलत है ना, क्योंकि लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में दिया है कि अमेंडमेंट 2 किया था। कंस्टिट्यूएंसीज है क्या मैक्सिमम? हाँ मैक्सिमम 2 है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। 96 के अराउंड अमेंडमेंट हुआ है, तो रूल भी है इसके लिए और आरपी में भी मेंशन है, लक्ष्मीकांत ने दिया स्पेशल, तो लो तो है, ऐसा तो नहीं है। और फिर फर्स्ट गलत हो गया तो आंसर निकल जाएगा। देवीलाल का आपको पता भी हो जाएगा भी हो। थर्ड तो है ही गलत ना। थर्ड तो गलत ही है। ओके, ये थर्ड ना अभी गलत है ना, वो तो थर्ड तो ऐसे ही गलत दिखता है। वो हाँ गलत सर। है। अब लगता है उसके बाद उन्होंने लाया है, उसको रोका है कि 2 से ज्यादा नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही कॉन्टेस्ट कर। बांग्लादेश में तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के 5 को कॉन्टेस्ट कर रहा था, मैंने देखा था, उसमें सुना था उनको। ये 1996 में अमेंडमेंट आया था ना नवीन? मतलब ये मुझे याद नहीं है 5 में है 6 में है, लेकिन इसी के अराउंड आया था, ये लक्ष्मीकांत में दिया है। इसलिए 1991 में ये हो गया देवीलाल जी का, उसके बाद नहीं हुआ ये, मतलब 1995 या 96 के बाद। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइएगा। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर in a state for 6 months even she is not a member of the legislature of that state. Seems false. Second, according to Representative of Parliament Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified for contesting an election even after his release from prison. Second भी wrong लग रहा है। सेकंड में ये है, अगर आपको 2 साल की सजा हो गई तो 2 साल में आप छूटोगे। वो परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड नहीं है, आई थिंक 6 ईयर के लिए डिस्क्वालिफाइड है ना। साल, हाँ, उसके बाद जैसे आपको 4 साल की सजा हो गई तो 6 साल उसके बाद 10 साल का हो गया वो। 10 साल का हो गया। पहला बताओ थोड़ा सर, दूसरे सर कुछ बताइए इस पे क्या है। वो है ना उसमें कि मतलब एलिजिबल टू वोट तो 18 ईयर का पर्सन भी हो जाता है, बट फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा ही मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर। तो जो एलिजिबल टू वोट है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है इवन, ऐसा। तो ये 18 साल वाले एलिजिबल टू वोट है, लेकिन वो मंत्री नहीं बनेंगे ना, 25 साल तो चाहिए ना। राइट सर। एक तो यहाँ से भी फंस जाएगा। एक आता है कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन है, वो अलग बात है कि चुना वोट दे रहे हैं, लेकिन जो जेल में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिनिस्टर बनाने की कोई भी एलिजिबिलिटी लिखा नहीं है। वो मिनिस्टर बनने की भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। एमपी भी नहीं है, एमपी एमएलए नहीं है तो भी चल जाएगा ना। मतलब गवर्नर अपॉइंट तो कर ही सकता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर ही सकता है, बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर तो एज वाला भी फंसा दें क्या? ये वो भी उन्हीं वैसे भी नहीं, एक्चुअली यूपीएससी वैसा ही इंटरप्रिटेशन लेगा, बट अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो मिनिस्टर तो कोई भी बन सकता है ना भाई। अगर प्रेसिडेंट चाहा, उसने 15 साल के बच्चों को लगा दिया मिनिस्टर, कल को सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टॉप डाउन कर देगा बाद में उसको, बन तो सकता है तभी कन्वेंशन बना। ठीक है, ये तो मतलब ठीक है आई थिंक। हाँ, मुन्नाल ने ये दिया है कि आंसर इसका ए तो गलत है ही, बी भी गलत है। मुन्नाल ने ये दिया है कि ये कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसको गलत माना जाएगा। कि पहले का आंसर अपडेट नहीं किया है, बट यूपीएससी ने आंसर अपना डी ही दिया है इसमें। हाँ, क्योंकि पहले लिख रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट लिखा है। तो लीगल एक्सपर्ट में ये था, अगर डायरेक्टली लिखा होता ना कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये करेक्ट होता। इनडायरेक्टली वो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखा, और वो लिख भी रहा है ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये रीजनिंग दिया उन्होंने, देख लो बाकी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस टाइप का कहीं नहीं है ना मिनिस्ट्री क्वालिफिकेशन के लिए कि ये होना चाहिए। दिया भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसने मना भी नहीं किया, लेकिन इसलिए
डायरेक्टली नहीं लिखा, इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं मानेंगे। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन के वर्डिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत पॉलिटी में बहुत बड़ा मार्कर रहता है, मतलब माइलस्टोन, इसको देखकर चलना है किधर गाड़ी घुमानी है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कहीं पे भी और वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन है तो उसको करो, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो फिर क्वेश्चन को, अपना एक क्वेश्चन और तो था अकॉर्डिंग, मतलब देयर इज सम प्रोविजन फॉर आरबीआई इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इस टाइप के काफी यूपीएससी घुमाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके। हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना कि डायरेक्ट ही पढ़ो। ये लक्ष्मीकांत में वो हर चीज को मिक्स कर देता है, एक्ट भी दे देता है, आरपी भी दे देता है, रूल्स भी मिक्स कर देता है, हमें पता नहीं लगता कि लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। कुछ स्टेटमेंट हैं ट्रू फॉल्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। Seems true. The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Also, there is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. फर्स्ट तो सर सही लग रहा है, सेकंड 3 सेशन नहीं मेंशन किए, सर गलत लग रहा है, और सेकंड अगर गलत है तो फर्स्ट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, there is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. हाँ ये सही है, कोई किसी ने नहीं बताया है। लास्ट में खाली NCRWC ने बोला था कि वेंकटचलैया कमेटी वाला 120 दिन बैठना चाहिए, लेकिन उनका था कि अदरवाइज बहुत कम बैठ रहा है, इसलिए प्रोडक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं कोई लिमिट नहीं है कि कितना बैठे ना बैठे। एक ही है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बस। अब तुम जितनी बार बैठो या नहीं बैठो। ठीक सर, सही है इसका आंसर। कितना ब्यूटीफुल चेक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि ऑथोरिटेरियन ना हो, पार्लियामेंट ही बाईपास कर जाए कोई। Along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament, which includes the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by A. long-standing parliamentary convention, B. Article 112 and Article 110, C. Article 113, D. provisions of the FRBM Act 2003. ये तो मोहनलाल सर ने अच्छे से कराया सर। ये तो चलो फ्लैट ही है यार, ये तो वही मेंशन करा है। With reference to funds under the MP-led scheme, Member of Parliament Local Area Development Scheme, which of the following statements are correct? MP-led funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. Second, a specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST population. ये सही लग रहा है। MP-led funds are sanctioned on yearly basis, and the unused funds cannot be carried forward to the next year. Seems wrong. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. तो प्योर ना इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, MP-led पे सर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ कह नहीं सकते हैं। नहीं सर, सेकंड तो इसका सही है सर, जैसे SC/ST के लिए मतलब वो क्लोज बना नॉर्मली रहती है सर एवरी एक्सपेंडिचर में। हाँ मतलब वो इंफॉर्मेशन बेस्ड वो याद है, इसलिए आप वही और ऐड कर लेते हैं। हाँ, एलिमिनेशन कुछ होगा नहीं बी ऑप्शन के अलावा। मोस्पी का स्कीम है 94 में स्कीम में चालू हुआ था और ये चलता रहता, बस ये स्टेटमेंट क्या नाम है COD में थोड़ा वो है कि नॉन लैप्सेबल फंड है बुन्नाल का। और ये ईयरली बेसिस नहीं होता होगा ना, आई थिंक ये तो 5 ईयर के लिए उन्हें फंड मिलता है शायद 5 करोड़ या 10 करोड़ जो भी कुछ होता है। 2 करोड़ मिलता है, ये दिया हुआ है। ईयरली 2 थोड़ा भी होल्ड किया था क्या सर? कोरोना में थोड़ा सा भी होल्ड किया था, इन्हें रोक दिया था। और ये मिनिस्ट्री, हाँ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है सर ये। हाँ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हाँ हर साल 5 करोड़ मिलता है। एवरी ईयर है क्या सर 5 करोड़? हाँ ओहो 25 करोड़
डी है, नॉन इलेप्सिबल होता है, ये ऐड होता जाता है उसमें, मतलब ठीक है। आंसर इसका डी है सर। चलो आगे। 1 2 4 मतलब थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रहा है इसका। मतलब ये अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, इसको गलत है यहाँ। कैन बी कैरिड, नहीं मेंशन है वो डायरेक्टली, नहीं करेक्ट हो। क्या सर, चले आगे? नहीं, हाँ चलो। ये तो सेम क्वेश्चन आगे आ गया। चलो आगे चलो, नीचे करो। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन मैटर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है ना सर? हाँ चल, ये तो फ्लैट ही है यार। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person? सर आंसर तो बोलते जाइए। सर इसका आंसर तो फ्लैट क्वेश्चन था ये, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के में मतलब राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स हैं। बढ़े सर आगे वाला था ये सरकारी ही है ना? ठीक है state or should be a business without a intense political links and shouldn't have taken any recent past में। तो ये सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन है। बाकी देख लो कमीशन कब आया। फर्स्ट ARC 66 में आया, फिर ये राजा मन्नार 69 में, सरकारिया 83 में आया, और फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में आया। ठीक है, ये वेंकटचार्य कमेटी यही थी, डी वाली, चेयरमैन थे। With reference to Legislative Assembly of a state in India, consider the following statement. The governor makes a customary address to member of house at the commencement of first session of the year. ठीक है, when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rules on that matter. ये बताया था किसी ने, डिस्कस पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे थे, शायद ये सही है सेकंड स्टेटमेंट भी। हाँ वो मैटर करता है ना सर, लोकसभा को फॉलो करते हैं, आंसर में रहता है यदि नहीं रहता। यूपीएससी में क्या सीधी है इसका? सीधी है इसका आंसर। बढ़े सर आगे? हाँ चलो। हाँ सर, ये डिस्कस हो चुका था पहले कभी। कुछ स्टेटमेंट्स हैं ट्रू फॉल्स। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of post. Second, the above mentioned act was amended 5 times. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. थर्ड गलत है, थर्ड गलत है तो एलिमिनेशन हो जाता है सर इसका। तो इसीलिए क्वेश्चन ही डाला होगा यूपीएससी 3-4 हर साल डालता था। 3 बार हुआ ये अमेंडेड 3 टाइम्स है। अच्छा तो इसका बाकी ये 5 बार, ये तो कुछ ज्यादा है। नहीं सर, वो मतलब थर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं तो बच जाता है ना आंसर। हाँ हाँ वो डाला इसलिए शायद। कंसीडर द 2015 आ गया, 18 का गया। हाँ constitutional bodies in India. Legal Service Authority provides free legal aid to which of the following types of citizen? First, person with an annual income of less than ₹1 lakh.
सही है। ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹2 lakh, member of OBC with an annual income of rupees less than 3 lakh, all senior citizen. इसमें सर फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। पहला ठीक है हाँ, और चौथा ठीक है क्या या गलत है चौथा? ऑल सीनियर सिटीजन नहीं है शायद, मुझे लगता है, या मतलब इट्स समथिंग डिबेटेबल कि अगर इनकम वगैरह हाइयर है तो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे आई थिंक। से आंसर क्या रखोगे? हाँ उन्होंने दिया है, ये दिया है शायद, है ना? हाँ तो ये ट्रांसजेंडर विद दिया है इसकी। 2 lakhs, ये तो पूरा फैक्ट बेस ही है यार, मतलब। हाँ, इसका लेकिन ये वाला ट्रांसजेंडर कंडीशन लक्ष्मीकांत में नहीं दी हुई है। वेबसाइट पे है ना वो नालसा वाला जो उस पे दिया है। लेकिन उसमें लक्ष्मीकांत में है ना ये सीनियर सिटीजन वाला लिखा हुआ है, मतलब कि एक्सेप्ट करके, कि सीनियर सिटीजन एक्सेप्ट कि जिनकी इनकम इतना ऐसा कुछ है, तो वहां से हाँ एलिमिनेट हो जाता है। कंडीशन है उधर, ठीक है। 2019 in India, which of the following reviews the independent regulators in the sector like telecommunication, insurance, electricity, etc. First, ad hoc committee set up by the parliaments. Second, parliamentary department related standing committees. Third, finance commission. Fourth, FSLRC, financial sector legislative reform commission. Fifth, नीति आयोग। और नीति नीति आयोग आयोग एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। 5 कट गया, 5 हाँ, कट गया। 1 कंफर्म है, 2 3 में 1 चाहिए। फाइनेंस कमीशन का काम कुछ और ही होता है, वो रेगुलेट कहाँ करता है ना। हाँ, वो भी कट गया, फिर आंसर आ गया, ठीक है। 1 और 2 आ जाएगा। FSLRC भी एक मतलब कमीशन ही था, मतलब कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, रिफॉर्म कमीशन था, तो वो भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड बच जाएगा। एड हॉक कमेटी पार्लियामेंट, और ये तो काम ही यही होता है ना, रेगुलेट वगैरह का काम। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी करता है अपना जो ये। ठीक है सर, चलें नवीन आगे। 2017 आ गया सीधा। अब ये कम क्वेश्चन आते हैं इधर से, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आई थिंक। हाँ लग रहा है यार, पूछता ही नहीं ना। पहले आते थे क्वेश्चन डायरेक्ट। मुझे लग रहा है हो ही गया लगभग। कितना पीडीएफ है, कितने पेजेस में? ये तो काफी है, लेकिन ये हो गए अपने, मतलब 19-20 के क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ हो गया लग रहा है, मुझे लग नहीं हाँ रहा हो कुछ। गया है। तो दशरथ सर किधर है? चलेगा नहीं है, रैप अप करते हैं चलो इसको फिर। कहाँ दशरथ सर? लगता चले गए। ठीक है, थैंक यू गाइज। ये सेशन हमारा अभी यहाँ खत्म होता है, और हम कल इसी टाइम पर शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन अपना PYQ डिस्कशंस। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर लेना। हाँ मैं रोक देता हूँ उसको। थैंक यू भाई नवीन भाई और दूसरे पीपी भाई, थैंक यू।